हेलो बच्चों, माय नेम इज मधु भल्ला। आज का मेरा टॉपिक है पॉलिनोमियल। जहाँ इसको अगर आप सीबीएसई की बुक में देखोगे तो आपको पॉलिनोमियल के नाम से मिलेगा। अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से देखोगे तो आपको आईसीएसई में मिलेगा। टॉपिक सेम है, क्वेश्चन सेम है, फॉर्मूला सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता। बस टॉपिक का नाम चेंज कर दिया। जहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जहाँ पॉलिनोमियल। क्योंकि दिस इज ए बेस क्लास। बेसिक क्लास का मतलब होता है कि ये वाले जो बेसिक अगर आप मेरे से 8th में सीखोगे, आपको 9th में भी हेल्पफुल होंगे और 10th में भी हेल्पफुल होंगे। 9th में आगे जाके चैप्टर आपको मिलेगा पॉलिनोमियल, तो ये सारे बेसिक वहां पे काम आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे तो आपके पास जो है, मतलब आपकी 9th भी अच्छी तरह हो जाएगी और 10th भी अच्छी तरह होगी अगर बेसिक ध्यान से सुनते हो। ठीक है। अब इसके फंडामेंटल कंसेप्ट ऊपर लिखो, अपनी बुक पे लिखो, कॉपी पे। फंडामेंटल फंडामेंटल कंसेप्ट्स इसके बेसिक्स हैं। अगर आपको बेसिक आते हैं तो आप सारे क्वेश्चन जो है इजीली कर पाओगे। सबसे पहले है कि कौन इसमें जो है टू टाइप ऑफ जो सिंबल होते हैं, यहाँ पे लिखो सिंबल। इसके जो सिंबल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सिंबल्स में आता है एक कांस्टेंट आता है और एक होता है वेरिएबल। सिंबल दो तरह के होते हैं, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। तो कांस्टेंट होता है जो फिक्स वैल्यू होती है। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू। यहाँ पे लिखोगे फिक्स फिक्स वैल्यू। ठीक है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा आ जाए 7-3√2। ठीक है। अगर आपको दिखा हो -√3 पाई, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? इसके कांस्टेंट के। मतलब कांस्टेंट में कोई भी वेरिएबल जो है नहीं आता। वेरिएबल का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे देखो, वेरिएबल का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मेरे को लिखा हुआ C2πr। ठीक है, वेरिएबल। अगर हम इसमें फॉर्मूले में देखें तो ये C फॉर सरकमफ्रेंस है। तो ये यहाँ पे जो 2 पाई है, ये टू भी कांस्टेंट है इसमें, ये 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, लेकिन जो आर है वो वेरिएबल है। आर क्या है? वेरिएबल। जैसे आपके पास ऐसे लिखा आ जाए 4xy, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, x और y 2 वेरिएबल। ठीक है, x और y। ठीक है, कई बार ऐसे लिखा आता है कि अगर लिखा हो 4xy z, तो अगर आपको पूछे कि इसमें कितने वेरिएबल हैं तो 3 वेरिएबल है। ठीक है। वेरिएबल मतलब एक्स वाई और जेड। ओके, 3 वेरिएबल है, ये होते हैं वेरिएबल। आगे है टॉपिक, सेकंड पार्ट है इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जैसे आप कांस्टेंट, जो आपने अभी कांस्टेंट देखे हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल वेरिएबल कनेक्टेड बाय वन और मोर ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन। उसके बीच में एडिशन लिखा होता है। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन और साथ में लिखा होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और डिवीजन। ठीक है, ये सारे जो है, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल को जो कनेक्ट करते हैं, जिसमें एडिशन का साइन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को ये दिया है 7p³ -5p² +3p+2, दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों?
ये देखो कांस्टेंट और वेरिएबल हो गया, ठीक है। साथ में ये डिवाइड मल्टी सॉरी सब्ट्रैक्शन का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो ये सारी टर्म्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स के बारे में, जैसे यहाँ पे आपको टर्म्स पूछा जाए, ठीक है, अगर आपको टर्म्स पूछा जाता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जैसे मैंने लिखा 7p/q² इसमें टर्म्स कितनी है, तो आप टर्म्स के बारे में लिखोगे, यहाँ पे वन टर्म है, ठीक है। वन टर्म को बोला जाता है मोनोमियल। वन टर्म ये सिंगल टर्म है, एक वो कंबाइंड, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों इकट्ठे लिखे जाते हैं, तो ये एक टर्म फाइंड आउट करते हैं, तो इसको टर्म्स पूछी जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसमें वन होती हैं। वन मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल बोला जाता है। जैसे सेकंड है, अगर आपको ऐसे दे दिया 5x² y - 7x और y, अगर आपको पूछा है कि इसकी टर्म्स बताओ, टर्म्स कौन सी होंगी, ये देखो, अगर आपको इसमें टर्म्स पूछा है, एक टर्म और सेकंड टर्म, ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म है, इनको बोला जाता है बायनोमियल। अगर आपको बोला जाए ऐसे थर्ड वाला देखो, अगर आपको लिखा है -3xy³ +5xz² और साथ में 11/2, अगर आपको पूछा है कितनी टर्म्स हैं, ये एक टर्म है वन, ये दूसरी टर्म है टू, ये तीसरी टर्म है थ्री, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, थ्री, ठीक है, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। दिस इज ट्राइनोमियल, ठीक है। अब जैसे ये वाला ही एक्सप्रेशन था, तो इस पे अगर आपको पूछा जाता है तो कितनी टर्म्स हैं, तो ये एक टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर, तो टोटल नंबर ऑफ फोर टर्म्स, तो टर्म्स कितनी होगी, फोर, ओके। तो फोर वाली टर्म को बोला जाता है मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल, ठीक है। अब देखो, जैसे आपको एक और करा देती हूँ, एक ही क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे ये मान लो आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, ये वाला 7p² q² 5p² -3p+2, ठीक है। अब देखो, अगर क्वेश्चन है कि टर्म्स कितनी है, ठीक है, इसको देखो, वन टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर टर्म, तो ये फोर टर्म्स आ गई, ठीक है, ये बना मल्टी नोमियल। अगर आपको पूछा है कि इसकी टर्म्स लिखो, टर्म्स कैसे लिखते हैं, राइट द टर्म्स, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, ये तो था नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें और इसमें फर्क है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब काउंट करो अलग अलग को तो लिखो। अब अगर पूछा है कि टर्म्स लिखो, तो आप लिखोगे 3p² कॉमा, इसके आगे देखो माइनस लिखा है, तो यहाँ पे -5p²q, यहाँ पे -3p, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे चारों टर्म को आपने अलग अलग करके लिख दिया। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक और एग्जांपल कराती हूँ आपको, यहाँ पे देखो 3xy² 2xy प्लस -3pq, ऐसे कोई टर्म आ जाए आपके पास जहाँ यहाँ पे ऐसे लिखा जाए 3xy² +2xy-2। अब अगर आपको टर्म्स पूछी हैं, टर्म्स, तो आप लिखोगे 3xy² कॉमा 2xy और -2। अगर आपको बोला है नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप बोलोगे थ्री टर्म्स, वन टू थ्री, थ्री टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। और अगर आपको पूछा है इनका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, कितनी टर्म्स हैं, थ्री टर्म, वन टू थ्री, तो इसको लिखेंगे ट्राइनोमियल। तीन टर्म को बोलते हैं थ्री टर्म, सॉरी वो पहले वन से लिख देते हैं, वन टर्म हो तो बोलते हैं मोनोमियल, मोनो सॉरी मोनो मोनोमियल एक टर्म के लिए।
दो टर्म के लिए हम यूज करते हैं बाइनोमियल, थ्री टर्म्स के लिए हम यूज करते हैं ट्राइनोमियल, और फोर टर्म के लिए हम यूज करते हैं मल्टीनोमियल। ओके, ये हो गया ये। अब देखो आगे होता है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं जिसमें आप कांस्टेंट कांस्टेंट और लिटरल पार्ट को मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई टुगेदर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया टू फॉर्म लिटरल फैक्टर। फैक्टर जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया 3 × x y², ये तो कांस्टेंट है और ये क्या है? वेरिएबल है। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ गया तो इसको बोलते हैं लेटरल फैक्टर। दिस इज ए लेटरल फैक्टर, मतलब ये जो है कंबाइन कर दिया कांस्टेंट और वेरिएबल को। आप जब मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो जो कांस्टेंट फैक्टर होता है, कांस्टेंट फैक्टर, ये जो 3 कांस्टेंट फैक्टर है, इसमें कांस्टेंट फैक्टर क्या है? 3। इसका दूसरा नाम क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको जो है न्यूमेरिकल फैक्टर भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिखो न्यूमेरिकल फैक्टर। मतलब अगर आपको पूछा जाए न्यूमेरिकल फैक्टर बोलो, जहाँ कांस्टेंट फैक्टर बोलो, तो बात एक ही है, आप 3 लिखोगे। कोई भी कांस्टेंट टर्म जिसके साथ एक्स वाई ना लिखा हो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर। अगर आपको बोला है लेटरल फैक्टर, तो लेटरल फैक्टर में एक्स और y² आता है, ये जो वेरिएबल, इसका दूसरा नाम होता है वेरिएबल। ओके, अब इसमें जो आपको और कुछ पूछा जाता है, अगर आपको बोला है ये आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन गिवन है 7p³ -5p² -3p+2। ठीक है, अब आपको बोला है कि फाइंड आउट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड लिटरल लिटरल जहाँ वेरिएबल, लिटरल कोफिशिएंट, लिटरल कोफिशिएंट जो है फाइंड आउट करो। तो अब सबसे पहले क्या लिखोगे? अगर आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है, जैसे बोला कि आपके पास कि 7p³ और q², इसमें से एक ले ली। अब आपको इसका पूछा कि आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखो। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब है कि आप जो है क्या लिखोगे? 7। ठीक है, अगर पूछा है कि लिटरल जो है कोफिशिएंट लिखो, लेटरल कोफिशिएंट होता है ये वाला पार्ट, जो p³ और q²। ठीक है, अगर आपको पूछा है इसी का ही जो है, पूछा है कोफिशिएंट ऑफ p³, p³ को छोड़ दो, बाकी जो लेफ्ट बच रहे हैं उनको लिख दो, ये उसका आंसर होएगा। अगर आपको पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ q², तो आप क्या लिखोगे? q² को छोड़ दो, अब बाकी जो है 7p³। अगर इसी में से आपको पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ p², अब देखो आपके पास ये गिवन है, आपको कोफिशिएंट किसका निकालना है? p² का। आप p³ के दो हिस्से कर दो, p इंटू p² q²। कोफिशिएंट किसका है? p² का। ये नहीं लिखोगे, बाकी जो लेफ्ट है उसको लिख दो,
ये 7p² आ जाएगा। ओके, और अगर आपको पूछा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइनस होता, अगर मान लो आपके पास कोई टर्म ऐसे होती, अगर आपके पास -7p³ होता, तो कॉफिशेंट ऑफ -q लिखते, तो क्या लिखते फिर आप? ये भी नहीं लिखते, q भी नहीं लिखते, सिर्फ 7p लिखते। इज दिस क्लियर? ठीक है, इज दिस क्लियर? एक तो ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप बेसिस को कम से कम 3-4 बार करके देखो, करके देखोगे, सुनोगे वीडियो, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे है। अब देखो, कुछ होता है लाइक टर्म और कुछ होती है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म वो होती है जो एक जैसी, देखने में एक जैसी हो, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी लिखा हो, जैसे लिखा है 5xyz²। आपको दिया ये वाला कि ये बताओ ये लाइक टर्म है कि नहीं है। अब देखो, यहाँ पे x है, इसकी पावर 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 2 है। ठीक है, अब आपको पूछा है कि ये लाइक टर्म है या नहीं है। एक मिनट, इसको थोड़ा चेंज कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो x की पावर 1, y की पावर 1, z² की पावर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले टर्म में देखो, x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 2 सेम आ गई। इसी तरह y की पावर 1, x की पावर 1, z की पावर 2 सेम बन रहा है, तो दिस इज कॉल्ड लाइक टर्म। मतलब यहाँ पे पावर के हिसाब से ये अगर लिखा हो x y 3 y x और 4, ये जो है, अगर आपको ये दो टर्म दे रखी हैं, आपको पूछा जाए ऐसे लिखा हो, तो आपको पूछा जाए कि ये जो है लाइक टर्म है, तो यस दिस इज ए लाइक टर्म, क्योंकि इनका वेरिएबल जो है सेम है। पावर देखो, यहाँ पे x की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 1, x की पावर 1। ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर मतलब कि x को पहले भी लिखा जा सकता है, y को बाद में भी लिखा जा सकता है, तो बट इनकी पावर सेम होनी चाहिए, ये लाइक टर्म में होती है। जैसे आपको दिया है अनलाइक टर्म, जैसे 7ab-3a²b 2/3ab²। खुद देखो, ab ab की पावर 1, इसकी पावर देखो, इसकी a की पावर 2, b की पावर 1। अब ab², a की पावर 1, b की पावर 2, ये देखो, ये सारे जो है आपस में एक जैसे नहीं है, तो इसका मतलब है दिस इज ए अनलाइक टर्म। इसको ऐसे जज करते हैं। ठीक है, दिस इज ए अनलाइक टर्म, मतलब पावर अगर सेम नहीं आ रही है तो आप उसको लिखोगे अनलाइक टर्म। ठीक है, अब देखो, इसमें बात करेंगे डिग्रीज की। अगर आपको कोई एक्सप्रेशन ऐसे गिवन है 7-3x, ठीक है, अब देखो, जो वेरिएबल होता है उसकी पावर देखनी होती है, ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे 3 कांस्टेंट टर्म है, बट वेरिएबल गिवन है उसकी पावर 1 है, तो इसमें सिर्फ x की पावर 1 है, तो इसमें जो अगर इसकी डिग्री पूछा है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1। अगर आपको पूछा जाए कि ये जो है कौन सी पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, 1 और ये 2 टर्म्स है। आपको क्या पूछा है कि क्या कौन सी पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल का मतलब यहाँ पे 2 टर्म है, तो ये जो है यहाँ पे लिखेंगे बाइनोमियल, ये बाइनोमियल है। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, एग्जांपल समझा रही हूँ, 5t² 2/3t +8, ये कोई पॉलिनोमियल है। अब देखो, यहाँ पे पहले तो आपको जज करना है कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे t की पावर 2 है, यहाँ पे t की पावर 1 है, यहाँ पे t की पावर 0 है। किसी की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है, इसलिए यहाँ पे t की पावर 0 नहीं लिखा जाता, इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब देखो, 2, 1 और 0 में से हाईएस्ट पावर किसकी है? तो इसकी जो डिग्री है, इसकी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है
कितनी है 2, डिग्री तो होगी 2, 2 कैसे, ये हाईएस्ट पावर, और ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए। मतलब अगर टी दे रखा है तो सारे में टी आएगा, अगर एक्स दे रखा है तो सब में एक्स आएगा, अगर वाई दे रखा है तो सब में वाई आएगा। मतलब यहाँ पे ऐसे 5x स्क्वायर 2/3x प्लस 8, मतलब ये एक्स वाली फॉर्म में ही जाना चाहिए। तो इसकी डिग्री कितनी है 2। तो अगर आपको पूछा जाए पॉलिनोमियल कौन सी है, वन टर्म, सेकंड टर्म, थ्री, तो आप इसको लिखोगे ट्राइनोमियल। ये केस था डिग्री निकालने का जिसमें आप वन वेरिएबल के हिसाब से निकालते हो कि ओनली वन वेरिएबल इज गिवन। ठीक है, वन वेरिएबल मतलब अगर टी दे रखा है तो सब में टी दिया होएगा, अगर जो है अगर सब में जो है एक्स दे रखा है तो सब में एक्स गिवन होएगा। तो ये इसकी पॉलिनोमियल है। मान लो अगर आपको ऐसे दिया हो कि पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने के लिए अगर आपको टू वेरिएबल गिवन है, टू वेरिएबल फॉर डिग्री, कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इक्वेशन गिवन है एक्स क्यूब वाई स्क्र -5x² वाई क्यूब 2/3 XY³ +7XY -1/5, ये आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो आपको बोला है कि इसकी डिग्री निकालो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है, तो जैसे हम यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में सीधा देख के हाईएस्ट पावर लगाते थे, इसमें नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ पे टू वेरिएबल गिवन है। आप जो है वेरिएबल लिखो, ऐसे लिखा, इसकी पावर कितनी है 3 और इसकी y की पावर कितनी है 2, प्लस कर दो 5 आ गया। इसी तरह इसकी पावर निकालो, x की पावर 2 और 3, ये 5 आ गया। ठीक है, अब अगले वाले का देखो, XY³ इसकी पावर 1, x की पावर 1, y की 3, तो ये कितना हो गया 4। इसी तरह XY तो 1 + 1 यहाँ पे 2। ठीक है, और कांस्टेंट की जो होती है वो 0 होती है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो अगर आपको पूछा है अब इस एक्सप्रेशन की डिग्री बताओ, तो डिग्री इसकी हाईएस्ट कितनी जा रही है 5, तो आप इसकी डिग्री लिखोगे 5। जैसे एक और क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आपको ये दिया है 5a -3ab c 7/2 ab² 9 bc³ +6, अगर आपको इसकी डिग्री a है, इसकी डिग्री 1 है, abc 1 1 1, तीनों को प्लस कर दो, ये कितना आ गया 3। आगे ab², इसकी a की 1 है, b की 2 है, 3 हो गया। और अगर bc³ है, इसकी 1 डिग्री है। अब देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी 4, क्योंकि इसकी 4 है, तो डिग्री लिखोगे इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट 4 डिग्री, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक मैं आपको और क्वेश्चन कराती हूँ जो आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ कि दिस इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन लिखवाती हूँ। एक मिनट वेट करो, मैं क्वेश्चन लिखवा रही हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो। अगर मान लो आपको ये दिया है, आपने शो करना है कि दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट, आपको बताना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे लिखा 5x³ 4x² +1/2। अब देखो वेरिएबल को देखो, यहाँ पे पावर 3 2 और यहाँ पे जो है कांस्टेंट पावर जो है कम हो रही है, और वन वेरिएबल है, तो ये जो पावर जो है इसकी होल नंबर में है। होल नंबर होता है, पावर जो है हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। ये जो है 3 2, और यहाँ पे अगर आगे टर्म्स होती तो 1 होती। तो कहने का मतलब है कि ये जो है यस इट इज पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री अगर आपको पूछा है तो आप डिग्री हाईएस्ट देखो, हाईएस्ट डिग्री 3 है तो आपका आंसर 3 आ गया। अगर आपको ऐसे दिया √3 z² -5 √z+6, आपको बोला है बताओ ये पॉलिनोमियल है, तो आप देखो इसको ऐसे लिखो, z की पावर बन गई 1/2, क्योंकि √z को हम ये लिख सकते हैं इसकी पावर 1/2। अब देखो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे तो होल नंबर में वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखी है, तो पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होती। ठीक है, पावर जो है कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, तो मतलब यहाँ पे जो है आप लिखोगे दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगर किसी की भी पावर, जैसे मान लो ऐसे और दिया होता 4x⁻³ -5x⁻1/2 +6, तो अगर आपको पूछा जाता कि ये पॉलिनोमियल है तो आप कहते नो, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स पावर इज फ्रैक्शन, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉलिनोमियल। थर्ड रूल इसका ये कहता है, अगर आपको ये दिया है x2/3 8x3/2 +x², अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन आ रही है तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। नॉट पॉलिनोमियल। अगर आपको ऐसे दिया है, इस फॉर्म में दिया है 5x - 1/x +1 की x⁻², मैं इसको लिखती 5x, यहाँ पे x⁻−1 x⁻−2। एक तो याद रखना, एक फ्रैक्शन हो पावर में, अगर पावर जो है, पावर अगर फ्रैक्शन में है जहाँ नेगेटिव है, जहाँ नेगेटिव है, फ्रैक्शन में है जहाँ नेगेटिव है, तो ये जो है नॉट पॉलिनोमियल। यहाँ पे पावर जो है नेगेटिव में आ रही है, तो इसका मतलब इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब रूल ये बना कि अगर पावर फ्रैक्शन में हो जहाँ नेगेटिव हो तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। ओके, ये पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक है, अगर आपको बोला है, जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन कोई दिया कि आप जो है इसकी डिग्री बताओ, डिग्री फाइंड आउट करनी है आपको। आप इस सभी को अपनी कॉपीज में लिखोगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। x+2/3 x+3/4, आप जो है सीधा इसकी डिग्री नहीं निकाल सकते, आपको पहले इस टर्म को और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का मेथड क्या होता है ये देखो, मैंने इसको कांस्टेंट रखा, इसको नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ये दो टर्म्स है, मैं इसको चेंज नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी, मैंने इसको एक को कांस्टेंट मान लिया, मैंने x ये वाला लिया, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये कॉमन पार्ट बनेगा दोनों में, प्लस आगे देखो प्लस का साइन है, मैंने प्लस लिख दिया, फिर 2/3 लिखो, ये दोनों तरफ सेम फैक्टर आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई कर दो, x² 3/4x +2/3x, और यहाँ पे 2/3 इंटू 3/4, ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास पहले इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करोगे, इसका एलसीएम लो 12, यहाँ पे 4 3, यहाँ पे 9x, 3 दा, यहाँ पे 8, तो ये बन गया x² 17x/12 +1/2। अब देखो 1 वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, पावर जो है होल नंबर में है, तो यहाँ पे जो है एक तो ये पॉलिनोमियल है, इट इज पॉलिनोमियल, और एक जो है इसकी डिग्री लिखनी है तो आप डिग्री लिखोगे 2, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब देखो अगर आपको दो टर्म्स दे रखी हैं, आपको बोला है कि ऐड करो, आपको ये क्वेश्चन है 3x²
5xy प्लस 4y² -1 और साथ में दिया है 7y² -9xy प्लस 5। ठीक है, और अगर आपको बोला है 7xy -4x² प्लस y² -13, आपको बोला है इन तीनों को ऐड करो। आप क्या करोगे, पहले ऐसे लिखो 3x² 5xy प्लस 4y² -1 प्लस 7y² -9xy प्लस 5। इस बीच में फिर प्लस लगाओ, ये सभी को प्लस कर दो। ठीक है, अब इसको करना कैसे है। अब देखो ये पावर सबसे पहले है स्क्वायर वाली पावर जो है एक्स वाली ढूंढो। तो मैंने क्या किया, ये लिखा 3x², ये मेरे को दिख रहा है, ये 4 वाला है, मैंने इसको लिया, मैंने लिखा 4x², ये कॉमन वेरिएबल लिख लिया। अब यहाँ पे प्लस का साइन डालो, नेक्स्ट वाली टर्म है एक्स वाई वाली, यहाँ पे लिखो -5xy। अब एक्स वाले वाई वाली ढूंढो, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। ठीक है, तो मैंने लिखा -9xy प्लस 7xy, फिर बीच में प्लस लगाओ, y² वाली देखो, 4y² 7y² प्लस y²। ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये लिख ली। अब कांस्टेंट की बारी, प्लस लगाओ, -1 ये बचा आपके पास, यहाँ से 5 बच रहा है -13। ठीक है, अब इसको प्लस कर दो, यहाँ पे 3 में से 4 माइनस करेंगे, 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो ये -x², ये 14 में से 7 माइनस किए तो -7xy। ठीक है, 7 और 4 11 और 12 प्लस 12y²। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 14 में से 9 माइनस करेंगे -9। अगर आप इस मेथड से करोगे कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको सिर्फ वेरिएबल लाइक वैल्यू पहचाननी है और उसको जो है लिखो। ठीक है, एक तो ये है, इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। एक आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्ट, एडिशन करवा दिया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन गिवन है 5x³ 3x² -8 फ्रॉम 2x³ -5x² -11x प्लस 2, तो आप देखो लिखा है कि इसको जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। तो बच्चे हमेशा पहले इसको लिखते हैं बाद में इसको लिखते हैं, ये गलत हो जाता है। पहले इसको लिखना है उसके बाद इसको लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे वो देखो, मैंने क्या किया, 2x³ -5x² -11x प्लस 2 लिखा। इसमें से मेरे को ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, ब्रैकेट लिखा, 5x³ -3x² -8। अब क्या करो, ब्रैकेट ओपन करो, 2x³ 5x² -11x प्लस 2 ब्रैकेट ओपन -5x³ हो गया। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, जब भी ब्रैकेट ओपन होता है अगर बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 3x² प्लस 8। अब लाइक टर्म अलग कर लो, जैसे ऐड में किया था, 2x³ -5x³ इसको अलग कर लिया, प्लस का साइन, नेक्स्ट वाली है -5x², यहाँ पे देखो प्लस 3x² प्लस का साइन, -11x, और तो कोई टर्म है नहीं, अभी इसको ब्रैकेट में लिख दो, आगे कांस्टेंट टर्म है। तो अब इसको खोल दो, आपके पास -3x², यहाँ से मिला माइनस, यहाँ पे पावर 3 आएगी, -3x³ -2x² -11x प्लस 10, ये आपका आंसर। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। ये सारे बेसिक है, बेसिक्स के साथ मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, किस किस टाइप के क्वेश्चन। इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट का बता देती हूँ। अगर आपको लिखा है प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जैसे 2x² y³ एंड ये लिखा है
प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। मैं क्या लिखूंगी, 2x² वाई क्यूब मल्टीप्लाई -3x। आप इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग लिख लो। मैंने लिखा 2 और यहाँ पे -3, इसको अलग लिख दिया, मल्टीप्लाई x², ये वाला 2 की पावर, यहाँ पे 1 पावर, मल्टीप्लाई y³ y², ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये बना -6। अब देखो सेम बेस है, आपने पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, सेम बेस हो पावर ऐड हो जाती है। x² में x को मल्टीप्लाई बनो करोगे तो ये क्यूब बन गया, y³ और y³ और y2 सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी तो आपके पास y की पावर 5। ये इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है 5x और 6y को मल्टीप्लाई करो, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू कंबाइन कर दो, वेरिएबल को बाहर लिख दो, तो ये आंसर इसका आएगा 30xy। ठीक है, ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर दिया है 5a² b और 3ab², इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 3 न्यूमेरिकल इकट्ठे कर दिए, बाकी सारे रीअरेंज कर दो। ये बना 15, ये a की पावर 2 और a की पावर 1 सेम वो बेस हो, पावर ऐड हो जाती है, a³ आ गया, यहाँ पे b³ आ जाएगा। इसको इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आगे जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, प्रोडक्ट का ही दे रही हूँ। अगर आपको लिखा है 3ab 4bc और 5ca, आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसके न्यूमेरिकल वैल्यू इकट्ठी लिख दो, बाकी सारे जो है वेरिएबल बाहर लिख दो, ab bc और ca। अब देखो ये कितने हो गए, 12, 12 में इंटू करोगे 560, ये a है और ये a है, दोनों की पावर 1 है, बन गया a²। इसी तरह b की पावर 1, b की 1, तो b2, c की पावर 2। दिस इज द आंसर। ठीक है, एक टाइप और लिख देती हूँ। ठीक है, आप इसको बेसिक को अच्छी तरह क्लियर करो और अपनी दो एक्सरसाइज इजीली कर सकते हो। 4x 5x + 7xy कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x लिखो, ब्रैकेट में लिखो 5x 7xy। पहले 4x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 4x जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आ गया 4x × 5x + 4x × 7xy, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जैसे हम ये नहीं करते, ऐसे लिखा हो तो 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे, तो ये 6x + 8y आएगा। ठीक है, अब 4x को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और 4x को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आंसर बनेगा 20x² + 28x² y। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर बनेगा। ओके, होप सो आपको ये समझ आए क्वेश्चन। आप इससे दो एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो, तो ये बेसिक जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। अगर आपने इसको लेक्चर को ध्यान से देखा है तो ये चैप्टर बिल्कुल इजी हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करो, अगर कोई डाउट्स आए तो आप जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, मेरे को मैसेज करो, मैं आगे और कंसेप्ट क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच।